नमस्कार। शेखर की बात में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के वे शब्द जो देश के सीमावर्ती जिले भुज से निकले थे, चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, और लाइव प्रसारण के जरिए देश दुनिया में इसे सुना गया था। मोदी के विरोधी भले इसे सिनेमाई संवाद कहें, राहुल गांधी तो आजकल हर मंच से नरेंद्र सिलेंडर की रट लगाए हुए हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसा चौकीदार चोर कहने वाली उनकी जो बीमारी थी। हम कह सकते हैं कि अभी राहुल गांधी को नरेंद्र सरेंडर नामक बीमारी हो गई है। खैर, राहुल गांधी के सलाहकारों की सोच से अलग देखने पर समझ आता है कि नरेंद्र मोदी अपने संदेश से भारतीयों के बड़े वर्ग को गर्व का एहसास कराते हैं। दोस्तों, क्या यह सिर्फ संयोग है? जिस दिन नरेंद्र मोदी भुज से बोल रहे थे, उस दिन नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 11 वर्ष पूरे कर लिए। मोदी अपने तीसरे कार्यकाल का पहला साल भी पूरा कर चुके हैं। पिछले वर्ष 9 जून को जब उन्होंने सत्ता संभाली थी, तब उनके विरोधी बहुत आह्लादित थे। उन्हें लगता था कि बहुमत विहीन नरेंद्र मोदी की वैसाखी हम खींच लेंगे। लेकिन एक वर्ष बाद यह विचार कितना थोथा लगता है, नहीं? अगर हम वक्फ बिल की ही बात करें, उसको याद करें, जदयू और तेलुगु देशम के अनमनेपन के बावजूद न सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे, न लहजे में कोई बदलाव किया। इससे पहले दिल्ली के सत्ता नायक ऐसा करने से बचते थे। उन्हें लगता था कि गठबंधन की सत्ता रफ्तार रोक रहा है। लेकिन मित्रों, क्या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ऐसा कहा जा सकता है? यकीनन नहीं कहा जा सकता। जिनका सब कुछ मन, कर्म और वचन राष्ट्र समर्पित है, क्या मोदी के समक्ष किसी का भी व्यक्तिगत हित कहीं टिकेगा, चाहे अपनों का हो या सहयोगियों का? मोदी तो मोदी है। दोस्तों, आप 2001 से 2025 तक के उनके सत्ता वर्षों को परख कर देख लीजिए। मोदी शुरू से उस भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं जिसे उनके मतदाता उनकी सुदृढ़ता और स्पष्टवादिता मानते हैं। वंशवादी, परंपरावादी, परिवारवादी भले इसका बुरा माने, पर लोकतंत्र में स्वीकार या अस्वीकार तो वोटर को करना होता है। वोटर करता है। मोदी आज तक कोई चुनाव नहीं हारे। इससे बड़ी स्वीकारोक्ति और क्या हो सकती है? वैसे विरोधी लगातार यह सिद्ध करने का प्रयास करते आ रहे हैं कि मोदी सिर्फ आत्म प्रदर्शन के भरोसे कायम है, जो उनकी बड़ी भूल है, नासमझी है। मित्रों, बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई काम अनूठे हैं। पिछले 11 सालों में हमारा देश एक अलग स्तर पर पहुंच गया है। विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न वितरण योजना, रेल सड़क नेटवर्क के अभूतपूर्व विस्तार, सैन्य साजो सामान के स्वदेशीकरण, गति शक्ति, आयुष्मान जैसी तमाम योजनाओं के जरिए देश के नागरिकों को उन्होंने न केवल सहारा दिया बल्कि विश्वास भी दिलाया कि आपके भले के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। यही नहीं, उन्होंने महिलाओं और वंचित वर्गों का खास ख्याल रखा। सैन्य कार्रवाई के नामकरण ऑपरेशन सिंदूर ने भी महिलाओं के मन को छुआ। यह पहला मौका है जब हमारे पास घोषित सुरक्षा नीति है। पहले हम अंदरूनी मोर्चे पर माओवाद से भी ग्रसित थे, वह भी अब दम तोड़ रहा है। मित्रों, सैन्य अभियान से एक बात याद आई। नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन से जुड़े संवेदनशील स्थानों तक सड़क और ट्रेन परिवहन का जाल बिछवाने में गजब की तेजी दिखाई। पिछले हफ्ते की एक बड़ी खबर पर आपका ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा। मिजोरम की राजधानी आइजोल तक रेल मार्ग से जुड़ गई है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर रेल मार्ग से जुड़ गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा है, जिसका उद्घाटन 2-3 दिन पहले ही मोदी ने किया है। अब तक पूर्वोत्तर के भी 7 में से 4 राज्यों के मुख्यालय तक भारतीय रेल के कदम पहुंच चुके हैं। यही नहीं, उत्तराखंड में बद्रीनाथ तक
रेल पथ बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों, समेकित विकास और सुरक्षा का यह समन्वय अभूतपूर्व है। इससे पहले देश ने कभी इस तरह का अभूतपूर्व समन्वय नहीं देखा था। दोस्तों, सत्ता का ढीलापन कैसे दूर हो, इस पर मोदी की अपनी एक अलग थ्योरी है। वर्तमान राजनीतिक भीड़ में मोदी चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वालों में से नहीं है। मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, बाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर काम कर चुके हैं। धरातल पर काम करते वक्त उन्हें महसूस होता था कि संगठन, सत्ता और नौकरशाही में समूचा तालमेल नहीं है। इसी दौरान 26 जनवरी 2001 को आप याद करें, गुजरात में विनाशकारी भूकंप आ गया। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। हालात हाथ से जाते देख अटल और आडवाणी की जोड़ी ने उस कठिन दौर में गुजरात में लंबे समय तक संगठन का काम देख चुके मोदी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप देते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी मंत्री तो दूर की बात है, कभी विधायक भी नहीं रहे थे। अटल आडवाणी के इस निर्णय पर कुछ लोग तो आश्चर्यचकित थे, यह कैसा निर्णय है। परंतु मोदी की प्राथमिकताएं तय थी। पहले दिन से ही उन्होंने अपना समूचा ध्यान भूकंप से तबाह इलाके के पुनरुद्धार पर लगा दिया। संसाधनों को एकजुट किया, राज्य कर्मियों की बिखरी हुई ऊर्जा के तार जोड़े और पीड़ितों को साथ लिया। अगर आज आप भुज मुख्यालय और उसके आसपास उससे लगभग 136 किलोमीटर दूर धौलावीरा जाएं, तो समतल सफेद रेगिस्तान में उभरती पक्की सड़कें, पेयजल की टंकियां, स्कूल और बिजली के खंभे दिख जाएंगे। आज कच्छ के रेगिस्तान में तैनात सैनिकों को भी नल से जल उपलब्ध है। मोदी से पहले यह अकल्पनीय था, कोई सोच नहीं सकता था कि इस रेगिस्तान में भी ऐसा हो सकता है। मोदी ने इसी सत्ता नीति का बीजारोपण दिल्ली आने के बाद देश की केंद्रीय सत्ता में भी किया। मोदी से पहले राज्य की राजधानियों से आए जो भदेश नेता जब लुटियन दिल्ली पहुंचते थे तो अपने चाल चरित्र और चेहरे बदल लेते थे। अपने को अंग्रेजी हुक्मरानों से विरासत में मिले अभिजात्य मतलब स्वघोषित कुलीन विशेष व्यक्ति के अनुरूप ढालने की कोशिश करते थे। इसके विपरीत मोदी सियासत व सत्ता में भारतीयता के प्रतीक हैं और आज भी बने हुए हैं। वैसे आप कह सकते हैं कि यूं तो अटल बिहारी वाजपेयी और देवगौड़ा भी देशजता, भारतीयता का ख्याल रखते थे, परंतु दोस्तों वे वांछित ऊर्जा का प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। कारण चाहे गठबंधन की मजबूरी हो या जो भी हो। मैं कभी कभी सदन में देवगौड़ा जी को देखता हूं, मोदी को देखकर वे हृदय से प्रसन्न होते हैं। मित्रों, मोदी की अदाएं, उनकी कार्यशैली, विषयों की समझ भारतीयों का मन छूती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अलग छवि गढ़ती है। दोस्तों, यहां एक सवाल उठना लाजिमी है, क्या पूर्व प्रधानमंत्रियों ने कोई खास काम नहीं किए? यकीनन पहले भी कई कालजयी काम हुए हैं, पर इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार सत्ता नायक के कायल नहीं रहे। इसका मतलब यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी विश्वसनीयता पर लोगों को संदेह था। राजनीतिक विकल्पों और संचार की कमी थी। नेता जो बोलते थे, जो करते थे, वह जनमन तक यथावत नहीं पहुंच पाता था। दलालों के माध्यम से जनता के पास सिर्फ अपने आका की बड़ाई पहुंचती थी। तमाम सर्वेक्षण गवाह है कि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 11 वर्षों से शीर्ष पर हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जानते हैं कि देश के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है आम जन तक सरकार का रिपोर्ट कार्ड पहुंचाया जाता रहे। मन की बात एक ऐसा प्रयोग है दोस्तों, जिसने मोदी के संदेश की निरंतरता को कायम रखा। यही वह मुकाम है जहां उनका काम और सियासी मकसद एकाकार हो जाते हैं। राजनीति की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय समाज की विविधता की अद्भुत जानकारी है। वह विभिन्न वर्गों के वोट बैंक की शक्ति पहचानते हैं। इसका इस्तेमाल चुनाव से पहले कब
और कैसे करना है उनसे बेहतर कम लोग ही समझते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें संगठन का खासा महत्व है और पहले से भी रहा है। बाकी तो परिवारवादी वंशवादी सारा उनके यहाँ ही सत्ता केंद्रित होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को संसार की सबसे बड़ी सियासी दल होने का गौरव 2004 के बाद ही हासिल हुआ, नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही हुआ। दोस्तों, मोदी का हर काम राष्ट्रहित सर्वोपरि के भाव से सराबोर होता है। इसके बावजूद कई वायदे और काम हैं जिन पर उंगलियां उठती हैं, उन पर बहुसंख्यकवाद सहित तमाम तोहमतें थोपी जाती हैं। वैसे लोकतंत्र में विवाद और विकास साथ चलता रहे तो भी कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों, चलते चलते एक बात का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मोदी के 12वें सत्ता वर्ष में प्रवेश के साथ ही एक खबर छपी थी कि जापान को पछाड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है और अगला नंबर जर्मनी का है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि साल के अंत तक हम जापान से आगे निकल पाएंगे। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट कहती है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बने रहेंगे। यह ऐसा सच है जो पट्टी बंदी आंखों से भी दिख जाने वाला है। तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास यात्रा जारी है और हम तेजी से विकासशील राष्ट्रों की कतार से निकलकर विकसितों की जमात का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये बहुत सुखद है। मित्रों, इसमें नरेंद्र मोदी के योगदान से कैसे इनकार किया जा सकता है। विरोधी तो सत्ता पाने के लिए तमाम आरोप नकारात्मकता फैलाएंगे ही, उनका तो काम ही यही है। लेकिन वास्तविकता जनता को समझना है। राष्ट्र सुरक्षित हाथों में ही सुरक्षित और समृद्ध हो सकता है। विरोधी आज जो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम तो इन विरोधियों को 70 सालों से देख रहे हैं, उनका चरित्र, उनका क्रियाकलाप देखते आ रहे हैं। यकीन के हर सवाल उनके कृत्यों में दब जाते हैं। दोस्तों, बात खोने की भी होनी चाहिए। आखिर हमने इन 11 सालों में खोया क्या? निसंदेह हमने बहुत कुछ खोया भी है। हमने इशारे पर चलने वाला प्रधानमंत्री खोया है। हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने वालों की सत्ता खोई है। मुंबई हमले जैसे आतंकवादी कृत्य करने वालों से हमदर्दी रखने वाले परिवार की खुशी खोई है। बाटला हाउस में मारे गए आतंकवादियों की लाश पर आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी के आंसू खोए हैं। हर साल अरबों रुपए के घोटालों की खबरों से पटे अखबार खोए हैं। कश्मीर में सेना के जवानों का होने वाला अपमान खोया है। सत्ता में भाई भतीजावाद खोया है। हिंदू पर गोली चलाने वालों की हंसी खोई है। हिंदुओं का वोट लेकर हिंदू आस्था का अपमान करने वालों की खुशी खोई है। अपना राम मंदिर न होने का दर्द खोया है और उसे रोकने वालों का सुख खोया है। हमने 370 का दर्द खोया है। लुटेरे गुंडों की आजादी खोई है और भी बहुत कुछ खोया है हमने, जो कब का खो जाना चाहिए था। लेकिन हमारी फुटमती सत्ता की विभाजनकारी नीति ने हमें कायर और अपने ही देश में लाचार बना रखा था। हम लोग दोयम दर्जे के बहुसंख्यकों वाला दुनिया के इकलौते देश थे। दोस्तों, आप लोग भी मोदी के 11 वर्षों पर अपनी राय जरूर दें। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और चलते चलते एक निवेदन और है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर करें ताकि लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंचे। लोगों को यह बताना हम सबकी भी जिम्मेवारी है कि देश सुरक्षित हाथों में है और अगर सुरक्षित हाथों से किसी देश विरोधी, हिंदू विरोधियों के हाथ में किसी तरह भी चला गया तो यह सब कुछ बना बनाया खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ। स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। जय जय श्री राम।